बच्चे अपने माता पिता की सख्ती के चलते घर से भागने जैसी बेवकूफ़ी तो कर देते हैं, लेकिन इसकी उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती है उससे अनजान रहते हैं। इस दर्द से विवेक भी अछूता नहीं था। विवेक ऑफिस से घर आया तो पत्नी संगीता की कमेंट्री शुरू हो गई। पता है, हमारे पड़ोसी मेहता जी का बेटा अखिल घर से भाग गया। भाग गया कहाँ? विवेक चौंक कर बोला। पता नहीं, स्कूल की तो आजकल छुट्टी है। सुबह दोस्त के घर जाने की बात कहकर गया था, तब से घर नहीं आया। अरे, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? पुलिस में रिपोर्ट की या नहीं? विवेक डर से काँप उठा। हाँ, पुलिस में रिपोर्ट तो कर दी, पर पता नहीं 13-14 साल का नादान बच्चा ना जाने कहाँ घूम रहा होगा। कहीं गलत हाथों में ना पड़ जाए। घर से नाराज होकर गया है। कल रात पढ़ाई के कारण उसको बहुत डांट पड़ी थी। उसकी माँ तो बहुत रो रही है। आप चाय पी लो, मैं जाती हूँ, उनके पास बैठती हूँ। पड़ोस की बात है, चाय पीकर आप भी आ जाना। कहकर संगीता चली गई। विवेक जड़वत अपनी जगह पर बैठा का बैठा ही रह गया। उसके बचपन की एक घटना भी कुछ ऐसे ही थी जो उसे आज याद आ रही थी। वर्षों पहले उस दिन बस से उतरकर विवेक नीचे खड़ा हो गया था। अब कहाँ जाऊँ, वह सोचने लगा। पिता की डांट से दुखी होकर मैंने घर तो छोड़ दिया, आगरा से दिल्ली भी पहुँच गया, लेकिन अब कहाँ जाऊँ? घर तो किसी हालत में नहीं जाऊँगा। उसने अपना इरादा पक्का किया। पता नहीं क्या समझते हैं माँ बाप खुद को। हर समय डांट, हर समय टोका टोकी, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, टीवी मत देखो, दोस्तों से फ़ोन पर बात मत करो, हर समय बस पढ़ो। उसकी जेब में 500 रुपये थे। उन्हें ही लेकर वह घर से चल दिया था। 13 साल के विवेक के लिए 500 रुपये बहुत थे। दुनिया घर से बाहर कितनी भयानक और ज़िंदगी कितनी त्रासदीपूर्ण होती है, इसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। नीली जीन्स और गुलाबी रंग का स्वेटर पहने स्वस्थ सुंदर बच्चा अपने पहनावे और चाल ढाल से ही संपन्न घर का लग रहा था। बस अड्डे पर बहुत भीड़ थी। विवेक एक तरफ खड़ा हो गया। बसों की रेलम पेल टिकट खिड़की की लाइन, यात्रियों का रेला चढ़ना उतरना, टैक्सी व ऑटो वालों का यात्रियों के पीछे पड़ना, यह सब वह खड़े खड़े देख रहा था। उसके मन में तूफान सा भरा था। घर तो जाना ही नहीं है। जब वह शाम तक घर नहीं पहुंचेगा तब सब उसे ढूंढेंगे। माँ रोएगी, पिता चिंता करेंगे, बहन उसके दोस्तों के घर फ़ोन मिलाएगी। खूब परेशान होंगे सब। अब हो परेशान। जब पापा हर समय डांटते रहते हैं, माँ हर छोटी छोटी बात पर पापा से उसकी शिकायत करती रहती है, तब वह रोता है तो किसी को नहीं दिखता है। पापा के घर आते ही जैसे घर में कर्फ्यू लग जाता है। ना कोई ज़ोर से बोलेगा, ना ज़ोर से हंसेगा, ना फ़ोन पर बात करेगा, ना टीवी देखेगा। उन्हें तो बस बच्चे पढ़ते हुए नज़र आने चाहिए। हर समय पढ़ने के नाम से तो उसे नफ़रत सी हो गई। छोटी छोटी बातों पर दोनों झगड़ते भी रहते हैं। छोटे मोटे झगड़े से तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब पापा के दहाड़ने की और माँ के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो वह दीदी के पहलू में छिप जाता है। बदन में कपकपी होने लगती है। अब कहीं उसका भी नंबर ना आ जाए पीटने का। वैसे भी उसके रिपोर्ट कार्ड से पापा हमेशा ही खफा रहते हैं। अगले कुछ दिनों तक घर का वातावरण दम घोटू हो जाता है। माँ की आंखें हर वक्त आंसुओं से भरी रहती है और पापा तने तने से रहते हैं। उसे संभल कर रहना पड़ता है। दीदी बड़ी है, ऊपर से पढ़ने में अच्छी, इसलिए उनको डांट कम पड़ती है। वह घर के वातावरण के ठीक होने का इंतज़ार करता है। घर के वातावरण का ठीक होना पापा के मूड पर निर्भर करता है। बड़ी मुश्किल से पापा का मूड ठीक होता है। जब तक सब चैन की सांस लेते हैं, तब तक किसी न किसी बात पर उनका मूड फिर खराब हो जाता है। तंग आ गया है वह घर के दम घोटू वातावरण में। इस बार
तिमाही परीक्षा के रिजल्ट पर मैडम ने पापा को बुलाया। स्कूल से आकर पापा ने उसे खूब डांटा, मारा। उसका हृदय दुखी हो गया। पापा के शब्द अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे। तेरे जैसी औलाद से तो वे औलाद होना अच्छा है। उसका हृदय तार तार हो गया था। उसे कोई पसंद नहीं करता। उसकी समस्या उसके नज़रिए से कोई देखना नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। दीदी कहती है कि पढ़ाई अच्छी कर ले, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं। पढ़ाई उसे पहाड़ जैसी लगती है। उसने दीदी से कहा भी था कि मैथ्स साइंस में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता, उसे समझ ही नहीं आते दोनों विषय। पर पापा कहते हैं साइंस ही पढ़ो। वैसे भी विषय तो वह 10वीं के बाद ही बदल सकता है। विवेक इसी सोच में डूबा था। एक टैक्सी वाले ने उसे जोर से डांट दिया। अबे ओ लड़के, मरना है क्या? बीचों बीच खड़ा है, बेवकूफ़ की औलाद। एक तरफ हट कर खड़ा हो। विवेक अचकचाकर एक तरफ खड़ा हो गया। ऐसी गाली देकर तो कभी किसी ने उससे बात नहीं की थी। उसकी आंखें अनायास ही छलछला आई, पर उसने खुद को रोक लिया। उसे इस तरह सोचते सोचते काफ़ी लंबा समय बीत गया था। शाम ढलने की थी, भूख लग आई थी और ठंड भी बढ़ रही थी। उसके बदन पर सिर्फ एक स्वेटर था। उसने गले का मफलर और कसकर लपेटा और सामने खड़े ठेली वाले की तरफ बढ़ गया। सोचा पहले कुछ खा ले, फिर आगे का सोचेगा। ठेली पर जाकर उसने कुछ खाने पीने का सामान लिया और एक तरफ बैठकर खाने लगा। तभी एक बदमाश किस्म का लड़का उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगा। वह बार बार उसकी बगल में आकर खड़ा हो जाता। आखिर में विवेक से रहा नहीं गया तो वह बोल उठा, क्या बात है, आप इस तरह मेरे चारों ओर क्यों घूम रहे हैं? साला, अकड़ किसे दिखा रहा है? तेरे बाप की सड़क है क्या? लड़का अपने पीले दांतों को पीसते हुए बोला। विवेक उसके बोलने के अंदाज से डर गया। मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, कहकर वह वहाँ से हटकर थोड़ा अलग जाकर खड़ा हो गया। लड़का थोड़ी देर बाद फिर उसके पास आकर खड़ा हो गया। कहाँ से आया है बे? अकेला है क्या? वह आंखें नचाता हुआ विवेक से पूछने लगा। विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया। अबे बोलता क्यों नहीं? कहाँ से आया है? अकेला है क्या? आगरा से, किसी तरह विवेक बोला। अकेला है क्या? विवेक फिर चुप हो गया। अबे लगाऊं एक? साला बोलता क्यों नहीं? हाँ, विवेक ने धीरे से कहा। अच्छा, घर से भाग कर आया है। उस लड़के के हौसले चौड़े और बुलंद हो गए। तभी वहाँ उसी की तरह के उससे कुछ बड़े 3 लड़के और आ गए। राजेश, यह कौन है? उन लड़कों में से एक बोला। घर से भाग कर आया है, अच्छे घर का लगता है, अपने मतलब का लगता है, उस्ताद खुश हो जाएगा। उसने पूछने वाले के कान में फुसफुसाया। क्यों भागा बे घर से? बाप की डांट खाकर? दूसरे लड़के ने विवेक से पूछा। हाँ, विवेक उन चारों को देखकर डर के मारे काँप रहा था। माँ बाप साले ऐसे ही होते हैं, बिना बात डांटते रहते हैं। मैं भी घर से भाग गया था, माँ के सिर पर थाली मारकर, वह उसके गाल सहलाकर। उसको पुचकारता हुआ बोला, ठीक किया तूने, चल हमारे साथ चल, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। विवेक सहमते हुए बोला, अबे चल ना, यहाँ कहाँ रहेगा? थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तब कहाँ जाएगा? वे उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाना चाह रहे थे। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। डर के मारे विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनसे अनुनय करने लगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? चलता है हमारे साथ या नहीं? सीधे सीधे चल, वरना ज़बरदस्ती ले जाएंगे। इस सारे नज़ारे को थोड़ी दूर पर बैठे एक सज्जन देख रहे थे। उन्हें लग रहा था शायद बच्चा अपनों से बिछड़ गया है। उन लड़कों की
जबरदस्ती से विवेक घबरा गया और रोने लगा। अंधेरा गहराने लगा था। डर के मारे विवेक को घर की याद भी आने लगी थी। घर वालों को मालूम भी नहीं होगा कि वह इस समय कहाँ है। वे तो उसे आगरा में ढूंढ रहे होंगे। आखिर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती अपने साथ घसीटने लगा। विवेक उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। दूर बैठे उन सज्जन से अब ना रहा गया। उनका नाम सोमेश्वर प्रसाद था। एकाएक वे अपनी जगह से उठकर उन लड़कों की तरफ बढ़ गए और शादीकार विवेक का हाथ पकड़कर बोले, अरे बंटी, तू कहाँ चला गया था? मैं तुझे कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। ऐसे काट जाता है क्या? चल घर चल जल्दी, बस निकल जाएगी। फिर उन लड़कों की तरफ मुखातिब होकर बोले, क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे बेटे के साथ? करूं अभी पुलिस में रिपोर्ट। अकेला बच्चा देखा नहीं कि उसके पीछे पड़ गए। सोमेश्वर प्रसाद को एकाएक देखकर लड़के घबरा कर भाग गए। विवेक सोमेश्वर प्रसाद को देखकर चौंक गया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि उसने उनके साथ जाने में ही भलाई समझी। उम्र दराज शरीफ लग रहे सज्जन पर उसे भरोसा हो गया। थोड़ी देर बाद विवेक सोमेश्वर प्रसाद के साथ जयपुर की बस में बैठकर चल दिया। सोमेश्वर प्रसाद का स्टील के बर्तनों का व्यापार था और वे व्यापार के सिलसिले में ही दिल्ली आए थे। सोमेश्वर प्रसाद ने उसके बारे में जो कुछ पूछा, उसने सभी बातों का जवाब चुप्पी से ही दिया। हार कर सोमेश्वर जी चुप हो गए और उन्होंने उसे अपने घर ले जाने का निर्णय ले लिया। घर पहुंचे तो उनकी पत्नी उनके साथ एक लड़के को देखकर चौंक गई। उन्हें अंदर ले जाकर बोली, कौन है यह? कहाँ से लेकर आए हो इसे? यह लड़का घर से भागा हुआ लगता है। कुछ बदमाश इसे अपने साथ ले जा रहे थे। अच्छे घर का बच्चा लग रहा है, इसलिए इसे अपने साथ ले आया। अभी घबराहट और डर के मारे कुछ बता नहीं रहा है। 2-4 दिन बाद जब इसकी घबराहट कुछ कम होगी, तब बातों बातों में प्यार से सब कुछ पूछकर इसके घर खबर कर देंगे। सोमेश्वर प्रसाद पत्नी से बोले, अभी तो इसे खाना वाना खिलाओ, भूखा है और थका भी, कल बात करेंगे। सोमेश्वर जी के घर में सबने उसे प्यार से लिया। धीरे धीरे उसकी घबराहट दूर होने लगी। वह उनके परिवार में घुलने मिलने लगा। रहते रहते उसे 15 दिन हो गए। विवेक को अब घर की याद सताने लगी। वह अनमना से रहने लगा। मम्मी पापा की, स्कूल की, संगी साथियों की याद सताने लगी। महसूस होने लगा कि जिंदगी घर से बाहर इतनी सरल नहीं। ये लोग भी उसे कब तक रखेंगे? किस हैसियत से यहाँ पर रहेंगे? क्या नौकर की हैसियत से? 13-14 साल का लड़का इतना छोटा भी नहीं था कि अपनी स्थिति को नहीं समझता। और एक दिन उसने सोमेश्वर प्रसाद को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उससे फ़ोन नंबर लेकर सोमेश्वर जी ने उसके घर फ़ोन किया, जहां बेसब्री से सब उसको ढूंढ रहे थे। एकाएक मिली इस खबर पर घर वालों को विश्वास ही नहीं हुआ। जब सोमेश्वर जी ने फ़ोन पर उनकी बात विवेक से कराई तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ़ कर दो पापा, मैं आज से ऐसा कभी नहीं करूँगा। मन लगा कर पढ़ूँगा। मुझे आकर यहाँ से ले जाओ। कहते कहते उसकी हिचकियाँ बंध गई। उसकी आवाज़ सुनकर पापा का कंठ भी अवरुद्ध हो गया। विवेक के घर से भागने के मामले में वे कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार समझ रहे थे। उनकी अत्यधिक सख्ती ने उन्हें बेटे को अपने ही घर का पराया कर दिया था। उसे अपना ही घर बेगाना लगने लगा था। हर बच्चे का स्वभाव अलग होता है। विवेक की बहन उसी माहौल में रह रही थी, लेकिन वह उस घुटन भरे माहौल में नहीं रह पा रहा था। फिर यूँ भी लड़कों का स्वभाव अधिक आक्रामक होता है। सभी बच्चों का दिमागी स्तर और सोचने समझने का तरीका अलग होता है। अपने बच्चों के स्वभाव को समझना चाहिए। किसके लिए कैसे व्यवहार की ज़रूरत है, यह माता पिता से अधिक
कोई नहीं समझ सकता। किशोरावस्था में बच्चे माता पिता को नहीं समझ सकते, इसलिए माता पिता को ही बच्चों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, उनके बेटे की साथ कोई अनहोनी होने से बच गई। अब वे बच्चों पर ध्यान देंगे। अब थोड़े समय उनके बच्चों को उनके प्यार, मार्गदर्शन व सहयोग की ज़रूरत है। हिटलर पिता की जगह एक दोस्त पिता कहलाने की ज़रूरत है, जिनसे वे अपनी परेशानियां शेयर कर सके। मन ही मन ऐसे कई प्रण करके विवेक के मम्मी पापा विवेक को लेने पहुंच गए। विवेक मम्मी पापा से मिलकर फूट फूट कर रोया। उसे भी महसूस हो गया कि वास्तविक जिंदगी कोई फिल्मी कहानी नहीं है। अपने माता पिता से ज़्यादा अपना और बड़ा हितैषी इस संसार में कोई नहीं है। उन्हें ही अपना समझना चाहिए तो सारा संसार अपना लगता है, और उन्हें बेगाना समझकर सारा संसार पराया हो जाता है। ये 15 दिन विवेक और विवेक के माता पिता के लिए एक पाठशाला की तरह साबित हुए। दोनों ने ही जिंदगी को एक नए नज़रिए से देखना सीखा। विवेक अभी सोच में ही डूबा था कि तभी दुखी से सूरत लिए संगीता बदहवास सी आई। वह अतीत से वर्तमान में लौट आया। सुनो, जल्दी चलो जरा, बड़ी अनहोनी घट गई। अखिल की लाश हाईवे पर सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ी मिली है। पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। क्या? सुनकर विवेक बुरी तरह से सिहर गया। अरे, यह क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ। माता पिता तो बुरी तरह बिलख रहे हैं, संभाले नहीं संभल रहे। इकलौता बेटा था, कैसे संभलेगा इतने भयंकर दुख से? बोलते बोलते संगीता का गला भर आया। चलो, विवेक संगीता के साथ तुरंत चल दिया। चलते समय विवेक सोच रहा था कि अखिल उसके जैसा भाग्यशाली नहीं निकला। उसे कोई सोमेश्वर प्रसाद नहीं मिला। हजारों बच्चों में से शायद ही किसी एक को कोई सोमेश्वर प्रसाद जैसे सज्जन व्यक्ति मिलता है। बच्चे सोचते हैं कि शायद घर से बाहर जिंदगी फिल्मी स्टाइल की होगी। घर से भागकर वे जाने अनजाने माता पिता को दुख पहुंचाना चाहते हैं, उन पर अपना आक्रोश जाहिर करना चाहते हैं। पर माता पिता की छत्र छाया से बाहर जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं होती, बल्कि बहुत भयानक होती है। बच्चों को इस बात का अनुभव नहीं होता। उन्हें समझने और संभालने के लिए माता पिता को कुछ साल बहुत सहनशक्ति से काम लेना चाहिए। बच्चों का हृदय कोरे कागज जैसा होता है, जिस पर जिस तरह की इबारत लिख गई, जिंदगी की धारा उधर ही मुड़ गई, वही उनका जीवन व भविष्य बन जाता है। उस दिन अगर उसे सोमेश्वर प्रसाद नहीं मिलते तो पता नहीं उसका भी क्या हश्र होता। सोचते सोचते विवेक संगीता के साथ तेजी से कदम बढ़ाने लगा। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।